जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और जबरदस्त और लेटेस्ट वीडियो जिसमें आपको बहुत मजे आने वाले हैं। इसमें अनीस फारूकी के YouTube चैनल से हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल। इतने मजे आने वाले हैं इस वीडियो में क्योंकि इमरान खान की इन पाकिस्तानी एंकरों ने और बुद्धिजीवियों ने इतनी बजा रखी है, कोई हद नहीं है। लास्ट में आपको यही कहूंगा कि आपने घबराना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखकर कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया डालें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि जहालत और बदबू और नफरत को तरक्की समझना और दूसरे लोगों की नकल ऐसी करनी जिसमें उनको खुद नुकसान हो, और जो आदमी सेल्फ रिलायंस, इंट्रोस्पेक्ट और स्पिरिचुअलिटी यानी डेवलपमेंट की बात करे, इंसानी क्वालिटी ऑफ लाइफ की, उसको ये उठा करके ऐसा जलील करते हैं कि वो जाकर मिडिल ईस्ट में या अमेरिका आ जाता है। एक अमेरिकन सेनेटर ने, फारूकी साहब एक अमेरिकन सेनेटर साहब हैं यहां पर न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक लफ्ज बोला। उन्होंने कहा कि डू यू नो लाइक व्हाट इज द बिगेस्ट वेपन वी हैव। तो हमने सोचा ये शायद एटम या न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन की बात कर रहे होंगे, बम की। तो उन्होंने कहा नो, इमिग्रेशन इज आवर बिगेस्ट वेपन, कि वी ब्रिंग एवरी क्वालिफाइड थिंकिंग पर्सन टू अमेरिका एंड वी गेव देम द अपॉर्चुनिटी एंड दे राइज एंड शाइन। ये अब अगर सारी दुनिया के जहन यहां आ जाएंगे और वसाइल तो खुद ही आ जाएंगे उनके पीछे, तो फिर आपके पास क्या रह गया? आप किस चीज से दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं? खान साहब को समझाना इम्पॉसिबल है। मैंने उनके यहां कुछ अरसा साथ काम किया हुआ है, कुछ साल। वो ट्रेनेबल भी नहीं है, वो एक खिलाड़ी जरूर हैं और वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं छोटे लेवल के। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको इतनी ज्यादा नहीं करें आप। इस्लामाबाद के मेयर तो बन सकते हैं ना, वो सीएनएन ने कम से कम उनको ये वो दे दिया टाइटल। इस्लामाबाद के मेयर जितनी ताकत भी नहीं है, उन्होंने ये कहा था। इतनी भी नहीं है इतनी भी नहीं है। उन्होंने कहा इसकी मेयर जितनी ताकत नहीं है। देखिए, आप लोगों की इन बातों से जो है ना, वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट बहुत खुश हो रही होगी कि देखा हमने कैसा बंदा लाके बिठाया है। तो ये दुनिया को नजर आ रहा है। अभी बड़ी खुशी की बात थी, मैंने कहा कि अब मैं जो है ना इमरान खान के हाथ पे बैत करने जा रहा था और बस थोड़ा सा रह गया। मैं वो इस चक्कर में कि वो एक कानून पास करने की कोशिश कर रहे थे कि 18 साल से कम उम्र लड़की, क्योंकि लड़की या लड़का लाइसेंस भी नहीं ले सकते, तो वो ना ही शादी कर सकते हैं और ना ही अपना मजहब चेंज कर सकते हैं। और एक दफा फिर हमारे मुल्लाओं ने जो है इसको रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि अरे, आप तो इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आप शराब पी सकते हैं, आप सूद ले सकते हैं जो कि हराम है, लेकिन इस मसले पे आप बात नहीं कर सकते। हम डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पास नहीं कर सकते, हम ये बिल पास नहीं कर सकते। तो बस मैं फिर रह गया कि इस पे भी जो है इमरान खान नोटिस लेते और सदारती ऑर्डिनेंस दाग देते कि नहीं, मैं इसके हक में हूं। लेकिन क्योंकि मौलानाओं से उनका, आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर तालिबान के झंडे लग रहे थे। जब तालिबान आए तो कोयटा में जो है जल से जुलूस निकल रहे थे। तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। रात आखिरी प्रोग्राम में भी हमने यही कहा था कि हमें तो खुशी होगी कि इस्लामाबाद में भी तालिबान आ जाएं और यही शरिया नाफिज कर दें। लेकिन आज तालिबान अफगानिस्तान में कितना शरिया नाफिज है ये देखें आप। आज वहां की जो औरत है, वहां की जो बच्ची है, वो कितनी महफूज है, वो आज सबको नजर आ गया। आपको उस दिन के बाद से आपको मीडिया पे कितनी ख्वातीन नजर आई, हॉस्पिटल्स में जो है किस तरीके से उनकी पाबंदी का सामना है, एजुकेशन पे किस किस्म के पाबंदियों का सामना है। तो ये इमरान सर, जो नए तालिबान के जो नए जेल खाना के जो इंचार्ज आए हैं, जो कि वन ऑफ द फाउंडर ऑफ तालिबान, उन्होंने आज ये ट्वीट किया है, ऐलान किया है कि अब पब्लिक हैंड चॉपिंग होगी चोरों की और फांसियां सरेआम क्रेनों से लटकाई जाएंगी लोगों की लाशें। यानी कि अब लोगों के हाथ काटे जाएंगे, गर्दनें काटी जाएंगी। ये दूसरा सऊदी अरब बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन सऊदी अरब का जो पीनल सिस्टम है वो शहादतों की बुनियाद पे और पूरी तहकीकात के बाद अमल करता है। यहाँ तो चलते हुए रास्ते में औरतों को जो है डंडे और कोड़े मारे जा रहे हैं, सहाफियों को पकड़ के उन पर जुल्म किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। इस तालिबान की हम हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ के रहनुमा टीवी पे बैठ के अंग्रेजी में तकरीर करके, जिनकी कौमी जुबान उर्दू है। जी सर, ये सवाल है अनीस साहब आपसे कि अवाम को ये समझाए कि खान साहब जो हर जगह उर्दू को प्रमोट करते हैं, तो इन्होंने ये यूएन में तकरीर अंग्रेजी में क्यों की?
सर वो क्या कहते असल में प्रॉब्लम क्या है कि उर्दू जो है वो उनकी एक तो जबान नहीं है, दूसरे है कि वो उर्दू में हमेशा ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको नहीं सही से बोलना आता, तो वो इंग्लिश ही में जो है ना उनकी वो थोड़ा सा हाथ खोला है तो वो कर लेते हैं। और उनको ये दुनिया को दिखाना भी होता है कि एक तो हैंडसम, स्मार्ट, पर्ची नहीं है और अंग्रेजी में बोल रहे हैं। लेकिन उतना बड़ा प्रॉम्प्टर सामने चल रहा था जिसपे स्क्रिप्ट जो है वो GHQ से चल के आया था, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। यानी कि जो अच्छा, जनरल एक फैज, और जनरल बाजवा ने दिन रात बैठ के एक स्क्रिप्ट लिखा था, उस स्क्रिप्ट का जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर पे चल रहा था, वो अंग्रेजी में था। उनको भी कमबख्तों को उर्दू नहीं आती है ना, उनको उर्दू नहीं एक और आती मसला क्योंकि ये है कि हमारे उर्दू वालों से तो GHQ पुराना बैर है सरकारी भाई। जुबान अंग्रेजी है, GHQ की सरकारी जुबान नहीं, अंग्रेजी है, अनीस तो साहब, करीब जो सब- अंग्रेजी में आई है, लिखी हुई है। अनीस साहब, मज़ाहिया उर्दू में नहीं थी। जो सबसे मज़ाहिया पहलू था वो ये था कि जो ट्विटर पे और दूसरी जगहों पे, फेसबुक पे उन्होंने कहा जनाब देखें क्या तकरीर की है, इनके हाथ में कोई पर्ची नहीं थी और क्या तकरीर की है। अब इस कौम को हम क्या समझाएं, क्या समझाएं? आगे बात ही करना खत्म हो जाती है। इतना बड़ा प्रॉम्प्टर चल रहा था और उसमें नहीं नहीं, कितनी बातों को रीटेक हुआ है। आपने उनकी तकरीर, उनके अल्फाज सुने थे, रिकॉर्डेड स्पीच पेश करेंगे। उन्होंने यही मैं कहा आपको था एक ना, बात उसका बताऊं तर्जुमा कि ये था कि रिकॉर्डेड स्पीच करेंगे जी, जो कि रिकॉर्ड होके यहाँ आई है और अब वो चलाई जाएगी। और 2 दिन पहले हमारे रिकॉर्ड लोग- हुई है। मजे की बात ये 2 दिन पहले रिकॉर्ड हुई है, उसके बहुत सारे टेक हुए हैं, रीटेक हुए हैं। इसका जो सबसे मैं आपको एक पहलू बताना चाह रहा हूँ, ये ऑक्सफोर्ड के प्रिंस का, और दूसरी जानब चाय वाला नरेंद्र मोदी बाइडन के सामने बैठ के हिंदी में नॉन स्टॉप बोल के चला गया और उसने अपना जो है ना पूरा पक्ष रख दिया सामने, उसने अपनी पूरी बातें रख दी, एक पॉज नहीं आया, एक आ नहीं आई, और वो अपनी बात कर गया। उसको इंटरप्रेटर ने जो भी किया होगा, लेकिन आप ये देखें कि इतने बड़े लीडर्स के सामने जब बैठ के बातें होती हैं, जबान डज नॉट मैटर, कॉन्फिडेंस मैटर्स। अगर यही इमरान खान को अकेले छोड़ दो किसी कमरे में, ये 2 जुमले ना बोल सके। हाँ साहब, कमरे में जाना भी नहीं है इसके साथ, बल्कि मैं तो कहता हूं इनको कमरे में किसी के साथ अकेला छोड़ना भी सही नहीं होगा। ये भी मैंने रियाज खान की किताब कह रहा पढ़ी हूं थी। कि ये कमरे में जाना भी नहीं इनके साथ। मगर ये कि दुआ करें सब साथी, इंडिया वाले भी, पाकिस्तान वाले भी, अमेरिका वाले भी, कि ये चाइना के मसले के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान, 2 हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का सबसे ज्यादा होता है, उर्दू का मुहावरा। तो ये खुदा ना खास्ता ये इस तरफ ना आ जाए, ये सारी रेडिएशन जो है, अल्लाह कुछ करे कि ये जंग भी खत्म हो जाए, बीमारी भी खत्म हो, कोई अकल से और तालीम से कोई मसला हल कर लेते हैं। क्योंकि जंग होगी तो किसका फायदा होगा? हाँ, चाइना रुकने को तैयार जरूर है, मगर उसके लोगों की रोटी का मसला है। उनको काम नहीं देंगे तो वो अपनी हुकूमत को खा जाएंगे। वो भी एक, आपको पता है, सख्त मुजी किस्म के लोग हैं, उन्होंने भी गर्दनें घोंट घोंट के लोगों की पिछले 50 साल से पागल कर दिया उन लोगों को। जी यानी कि आप ये देखिए कि अभी मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूं तो मुझे भी यानी कि ये हो रही है कि इंडिया से ये कमेंट आ रहे हैं कि यार कितनी बेइज्जती करोगे इमरान खान की, अब हम थक गए हैं, कौम थक गई है। ये लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, केबल वहां पे इंटरनेट चल नहीं रहा है, और लोगों से कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन एग्जाम दें, ठीक है। उसके बाद जो है आप टैक्स उनसे लिए जा रहे हैं, बिजली किसी के घर आ नहीं रही है, GDP नीचे जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो अब मैं उस ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे जट जाहिल गंवार का क्या करूं, मुझे बताएं। मेरे मुल्क को तो वो नोज डाइव कर रहा है आसिम सिद्दीकी, मैं क्या करूं, मैं कैसे तारीफ करूं? डॉलर को महंगा कर रहा है ताकि वो अफगानिस्तान को फायदा हो। ये इतना बड़ा मैसिव स्मगलिंग इस वक्त जा रही है अफगानिस्तान की तरफ के, जिसकी पूरे पेशावर में अचानक ओवरनाइट ऐसे लोग आकर के बैठ गए हैं पैसे की आड़त में, यानी होलसेल में, जिनका पहले कोई सबूत नहीं था, तो उनको फायदा हो रहा है। अफगानिस्तान का आपको अभी एक खबर आई थी कि अफगानिस्तान से आने वाले फ्रूट्स पे जो है सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। मुझे ये बताइए, जो सेल्स टैक्स लग रहा था, ये मिल किसको रहा था? ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिल रहा था ना। तो ये सेल्स टैक्स खत्म करने का फायदा किसको गया? अगर कोई चीज अफगानिस्तान के फेवर में होती तो चलो बात समझ में आती। तो आखिर ये मेरी समझ में नहीं आई ये बात। मेरा ख्याल है आप में से कोई समझाएगा कि ये सेल्स टैक्स खत्म करने का बेनिफिशियरी कौन होगा? ये जो 132 या 142 कंपनियां वही होंगी या कोई और होगा? ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की अपनी जो प्राइवेट कंपनीज है अफगानिस्तान में फूड के अंदर इन्वॉल्व है, उनको फायदा होगा, जो कि बिजनेस कम्युनिटी है। ये उनके लिए किया गया होगा, क्योंकि वो वहां से लाते हैं तो यहाँ टैक्स देना पड़ता है। अब नहीं लाएंगे, वहीं बिकेगा या इधर आएगा तो टैक्स नहीं है, प्रॉफिट डबल हो जाएंगे इनके। और वो लोग इनके अपने ही होते हैं, हुकूमत के वो अपने ही होते हैं। ये आपने आखिर में एक वो जरूर देना था, आपने जरूर सच बोलना था। मैं कहता हूँ अभी हम लोग बहुत परेशान हो गए। एक भाई का कमेंट आ गया
उसी पे मैं बात को ख़त्म करूंगा। उन्होंने कहा भाई आपने घबराना नहीं है, तो बेहतर यही है कि ना आप घबराएं से आसिम सिद्दीकी साहब, ना खान फारूक अली साहब आप घबराएं, ना 220 मिलियन लोगों को घबराने की ज़रूरत है। ये शख्स दुआ करें या तो इसका जो है कंक्लूसिव कोई रिजल्ट आए, क्योंकि जो शख्स पाकिस्तान की बेहतरी चाहता होगा, जो शख्स रीजन की बेहतरी चाहता होगा, जो चाहता होगा कि नेबर्स आपस में मिलकर रहें, वो इस तरह के डॉक्ट्राइन को कभी हरगिज साथ नहीं देगा। अनीस साहब एक चीज और ऐड कर सकता हूँ मैं? जी जी बिल्कुल प्लीज। जो अमेरिका में जो है नवंबर से जो है वो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं और जो उनके लिए नरमी करने का ऐलान किया है, और आप एक दफा फिर अमेरिका के अंदर वो देखेंगे कि हजारों लाखों लोग जो हैं टाइम स्क्वायर पे नजर आएंगे। तो ये नरमी का आगाज है और टूरिज्म फिर अमेरिका में एक दफा बढ़ेगा। और फिर हमने बाइडन को जब खिताब करते हुए असेंबली में देखा तो उसने इंटरनेशनली जो मसाइल थे उनको कहा कि हम उसको शराकतदारी से जो है उसको सॉल्व करेंगे। एक पॉजिटिव न्यूज दुनिया को साइड में दी कि हम आपके हर मामले में जो है अब आपका साथ देंगे। मैं बस स्पीच, जैसे इमरान खान ने आके जब यहाँ पर वाशिंगटन में स्पीच की थी और इसमें हजारों लोगों को पहली दफा मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी वजीर आजम को मौका मिला था, और उन्होंने तारीफ क्या या बुरे वो जो है वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ यानी कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह से आगे चले ही नहीं गए। और अभी भी इन्होंने जो तकरीर की है दुनिया को अपना मौकफ बताने के बजाय वो दुनिया को ये बता रहे थे कि बड़े मुल्क जो हैं वो छोटे मुल्कों को किस तरह खा जाएंगे और किस तरीके से। ये आप कौन होते हैं यार ये सब बातें करने वाले? आप पर फोकस ये होना चाहिए कि 20 साल के बाद आप अफगानिस्तान में इस तरह अमेरिका छोड़ के चला गया है, उसके नुकसान बताते, उसके फायदे बताते, दुनिया से मदद मांगते कि यार ये हमारे साथ ये हुआ है, प्लीज हमारी। आप आए, पता नहीं आपको कौन तकरीर लिख के देता है। फारूक साहब अगली दफा आप उनको तकरीर लिख के दे दिया करें, वो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगी कि आप अपने मफादात के लिए लड़ें। आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप किसी और के मफादात में लड़ें? आप देखें आपको क्या फायदा हो रहा है। जी इसमें मतलब एक गरीब मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है खान साहब वो ये कह के जाया कर दे कि जी मेरे पड़ोस में जो है ना ये एक मुल्क है, इसके पास 1 महीने का राशन है, इसकी हेल्प करो, मेरी हेल्प छोड़ दो। मैं कहीं ना कहीं मतलब एक भिखारी दूसरे भिखारी की सिफारिश कर रहा है बेसिकली। सिंपल बात ये भी है कि जब उन्होंने इल्जाम लगाया कि बड़े मुल्क जो हैं छोटे मुल्कों का पैसा जो है साइकिल करते हैं, ये पापा जॉन्स को भूल गए। वो पापा जॉन्स इसी चीज की थी। और बस आखिरी एक लाइन और उसके बाद हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। देखें बात यह है कि जो आदमी मुसलमानों को यह कहता है कि घबराना नहीं है, वो मशकूक होता है, क्योंकि मुसलमान के पास जुमला है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मुश्किल वक्त के अंदर जिसने सबर किया आसमान की मदद उसके साथ है। ये होता है जुमला आम। जो जिनका काम खुद बिगाड़ पैदा करना है वही कहेगा घबराना नहीं। जब डाका मारने लगा ना वो घबराना नहीं, हमने सिर्फ डाका मारना है, तुम्हें कुछ नहीं कहना, घबराना नहीं।